अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 28 फरवरी को इसराइली और अमरीकी हमले में शहीद होने वाले ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, इनकी आखिरी रसूमात का आगाज़ उनके कत्ल के 4 माह 3 दिन बाद बाकायदा तेहरान के मरकज़ी मजहबी और सकाफ़ती मरकज़ मुसल्ला इमाम ख़ुमैनी से हो गया है, जहाँ उनकी मैयत को आखिरी दीदार के लिए रखा गया है। दुनिया भर से आए वफूद उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के साथ शहीद होने वाली उनकी अहलिया, दामाद, एक बहू और 2 बरस की नवासी के ताबूत भी आखिरी दीदार के लिए रखे गए हैं। साबिक़ ईरानी रहबरे आला की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर अफराद भी ईरान गए। कई ममालिक से अली ख़ामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए सियासी, मजहबी और सिक्योरिटी की अहम शख्सियात आ चुकी हैं और अब भी उनकी आमद का सिलसिला जारी है। 7 रोज़ा नाज़रीन आखिरी रसूमात के लिए आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के अहले खाना और तदफीन के मामलात के मुंतज़मीन ने इराक़ और ईरान में रसूमात का ऐलान किया है। ईरानी हुक्काम को जनाजे में 1,50,00,000 से ज़ायद तकरीबन 2 करोड़ अफराद तक की शिरकत की उम्मीद है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए हज़ारों खिदमत मराकज़ यहाँ पर कायम किए गए हैं। साथ ही 10 लाख से ज़ायद अफराद के लिए रिहाइश का भी इंतज़ाम किया गया है। दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ी तादाद में हुजूम की रवानी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी शहरी राहदारी मनसूबा भी तैयार किया गया है। ईरानी सरकारी हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि 800 गैर मुल्की सहाफ़ी इस तकरीब की कवरेज कर रहे हैं। आखिरी रसूमात की तकरीबात कई मराहिल और कई दिनों पर मुश्तमिल होगी। आज यानी 3 जुलाई को बैनुल-अक़वामी खिराज अक़ीदत की तकरीब का एहतमाम किया गया, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा खुसूसी तकरीब में शिरकत के लिए और ख़ामेनी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए। फिर कल और परसों यानी 4 और 5 जुलाई को ग्रैंड मुसल्ला में अवामी अलविदा की 2 रोज़ा तकरीब होगी। 4 जुलाई को ईरानी मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे ग्रैंड मुसल्ला के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और 5 जुलाई को रात 8 बजे ये दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मरकज़ी नमाज जनाजा 5 जुलाई की सुबह अदा होगी। इसके बाद 6 जुलाई बरोज़ पीर तेहरान में जनाजे का जुलूस मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा, जो बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत के सबब शाम गए तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। फिर आती है 7 जुलाई, इसमें कुम शहर में जनाजे का जुलूस सुबह 5 बजे शुरू होगा, जहाँ जमकरान मस्जिद में एक सीनियर आलिम दीन नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। 8 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे का जुलूस इराक़ी शहर नजफ़ और करबला में भी मुनक़्क़िद होगा। ईरानी हुक्काम ये बता रहे हैं कि मैयत 7 जुलाई की शाम नजफ़ पहुँचेगी। 8 जुलाई को नजफ़ में सुबह और करबला में दोपहर में जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। फिर 9 जुलाई को शिमाल मशरक़ी ईरानी शहर मशहद में इमाम रज़ा के रोज़े में साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। मशहद का शहर अली ख़ामेनी की जाए पैदाइश भी है और ईरानी हुक्काम ये बता रहे हैं कि इन आखिरी रसूमात की वसअत, इंतज़ामी सतह और तैयारियों का जो माजी में होने वाली किसी भी रसूमात से मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी से पहले ईरान के पहले रहबरे आला और ईरान के इस्लामी इनक़लाब के बानी आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी का जनाजा 4 जून 1989 को तेहरान में हुआ था। वो कई दिहाइयों में ईरान के पहले ऐसे रहनुमा थे जिनकी तबई मौत हुई थी। इमाम ख़ुमैनी के जनाजे में बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और ख़बरें हैं, इसके मुताबिक उस वक्त तकरीबन ईरानियों की जो शिरकत थी वो तकरीबन 1 करोड़ बताई जाती है। और इस वक्त हुजूम इतना ज़्यादा था कि तेहरान की फायर ब्रिगेड्स को लोगों पर पानी की बारिश करनी पड़ी ताकि वो गर्मी और दम घुटने से बेहोश ना हो जाए। रुहुल्लाह ख़ुमैनी की मैयत को हुजूम से बचाने के लिए हेलीकॉप्टर में मुंतकिल करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा हुजूम ने आगे बढ़कर उनकी मैयत को संभाल लिया था और लोगों में उनके कफन का टुकड़ा हासिल करने की दौड़ शुरू हो गई थी ताकि वो उसे एक यादगार के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। इमाम ख़ुमैनी को सुपुर्द खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद ज़ख्मी भी हुए थे, जबकि चंद के जान से जाने की खबरें भी उस वक्त सामने आई थी। इस वक्त ईरान की सिचुएशन क्या है, किस तरह के इंतज़ामात हैं,
जानने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से भी कई इस वक्त मौजूद हैं ईरान में। तो फेलो जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं उवैस तौहीद साहब तेहरान में इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ डॉक्टर राशिद नफ़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, ईरान से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। उवैस साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करते हैं। फील्ड मार्शल के मनाजिर हमने देखे, इसके अलावा वज़ीर आज़म बिलावल साहब और कई अहम शख्सियात थीं जो कि वहाँ पर मौजूद थीं, और ये भी इत्तलात आ गई कि वो वहाँ से अब वापसी के लिए निकल गए हैं। इनफैक्ट वज़ीर आज़म साहब जो है वो इस्तांबुल में उनका दौरा है, वो वहाँ चले गए हैं। डॉक्टर राशिद, आप मुझे फरमाइएगा, मौजूदा जो सुप्रीम लीडर हैं वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए वो मंजर आम पर नहीं आएंगे, वो अपने वालिद के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। और कई जगहों पर यह भी रिपोर्ट हो रहा है कि शायद वो थोड़ी देर के लिए जनाजे में आएंगे और फिर उसके बाद चले जाएंगे। आप बता सकते हैं सर, क्या तय पाया है अभी तक? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त आज की जो तकरीब थी उसके अंदर तो खुद शहीद सईद अली खमनाई का जसद खाकी एक मारूफ मुसल्ला है जहाँ पे इनकी ईद की नमाज होती है, बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ पे होता है। जी, जी। तो उसी के एक हिस्से में उनके जसद खाकी को रखा गया था और मुख्तलिफ जो सरकारी वफूद थे और मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए जो बड़ी बड़ी शख्सियात जिनमें उलमा और स्कॉलर्स वगैरह शामिल थे, उनको मौका दिया गया था कि वो वहाँ से उनके उस जगह से करीब से उनको खिराज अकीदत पेश करें। एक बड़ा खूबसूरत अंदाज से वो एक स्टेज सजाया गया था, यकीनन आप लोगों ने, आपके नाज़रीन ने भी देखा होगा। तो उसके अंदर कंट्रोल्ड एरिया था। कंट्रोल्ड मुराद ये है कि जो उस बड़े एरिया के अंदर एक बिल्डिंग थी, उसके अंदर ये सारा प्रोग्राम या ये सारे अमूर अंजाम पाए। उसके अंदर ओपनली कुछ लोगों को दिखाया भी जा रहा है और कुछ को शायद न भी दिखाया जाए, और न दिखाए जाने वालों में इस बात का भी इम्कान है कि मौजूदा रहबर जो हैं वो आए भी हों, उन्होंने अपने वालिद की उसमें शिरकत भी की हो, लेकिन शायद मीडिया ने उसको कवर ना किया हो। ये मैं अपना इम्कान जाहिर कर रहा हूँ, यकीनी बात नहीं कर रहा। मुमकिन है कुछ देर के बाद अगर उनके उसके अंदर हो तो वो खुद भी आए भी और उसको मीडिया भी सामने लेके आए। अभी तक तो हमारे जैसे लोगों के पास, मीडिया के पास तो यही है कि वो इम्कान है कि वो तशरीफ लाएंगे, कम अज कम मशहद में जो जहाँ पे उन्हें सुपुर्द खाक करना है, तो वहाँ पे उनकी शिरकत के बारे में ज्यादा इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। चूंकि मैं आपके नाजरीन और आपको बताता चलूँ कि ये 3-4 मरहलों में है ये जुलूस जनाजा। एक तो 2-3 दिन तेहरान में होगा, उसके बाद कुम में है, कुम के बाद ये नजफ और करबला जाएगा इराक से, वहां से फिर मशहद मुकद्दस में आएगा और मशहद मुकद्दस में जाके उनको बाकायदा तदफीन होगी। तो इम्कान ये है कि मशहद में सईद बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैंने भी वो सारा का सारा मामला बताया। अच्छा, मुझे सर अगर आप ये भी बता सकें कि अगर मशहद ही दोबारा जनाजा आता है और फिर यहीं पर ही सारे मामलात होते हैं तदफीन के, तो ये फरमाइएगा कि क्या यहाँ पर मुश्तबा खामनाई खुद फिर नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? क्योंकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो रहा है। एक सीनियर आलिम के बारे में कहा जा रहा है वो जनाजा पढ़ाएंगे। जी, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि अब तक तो सिर्फ अंदाजे हैं, क्योंकि बाकायदा ऑफिशियली कोई चीज अनाउंस नहीं हुई कि मशहद में नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे। लेकिन अवामी ख्वाहिश भी है और आलमी सतह पे भी लोग इसके इंतज़ार कर रहे हैं कि खुद सैयद मुश्तबा जो है खामनाई वो नमाज जनाजा पढ़ाएं। लेकिन मैंने जैसे मुमकिन है तेहरान के अंदर भी वो किसी इवेंट में शरीक हो जाएं या कुम के अंदर या मस्जिद के अंदर, तो ये अभी सब इम्कानात हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल अच्छा, मुझे ये भी फरमाइएगा राशिद साहब, ये भी फरमाइएगा सर कि जिस तरह से अभी जो ये सिलसिला जनाजे के दौरान क्या किसी किस्म की इसराइल की तरफ से कोई हमला वगैरह भी हो सकता है, कोई कोशिश की जा सकती है, इस तरह का कोई खदशा मौजूद है? क्योंकि जब अब मैं और आप बात करें तो अब से कुछ लम्हात पहले IRGC की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है कि अगर हमारी मुकद्दस हस्तियों की बेहुरमती की कोशिश की गई तो इसका जवाब बहुत खतरनाक होगा। यानी कि कोई ना कोई खदशात या कोई ना कोई ऐसे सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या इसराइल की तरफ से मौजूद हैं जो इस पर बड़ी वजाहत के साथ पैगाम दे दिया गया आगे? जी हाँ, आपने दुरुस्त निशानदेही की। सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामिक तरफ से रद्द अमल सामने आया है और यकीनन उनके पास रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन मैं
अपने तजिए के तौर पे ये अर्ज कर सकता हूँ कि इसराइल की जो माहियत है और जो ज़ायनिस्ट नजरियात हैं उसके मुताबिक तो हर जगह पे किसी वक्त भी किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जो 70,000 गरीब और बेघर अहले गजा को जिसने नहीं बख्शा और अब भी मासूम बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, तो उससे तो किसी चीज की भी तवक्को की जा सकती है। ईरान तो उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है, एक बहुत बड़ी हर्डल है उनके जो यानी ये सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त मौजूद है। राशिद साहब साथ ही मौजूद रहिए सर। जी बिल्कुल ठीक, साथ ही मौजूद रहिए। उवैस वाहिद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया उवैस साहब। यकीनन जो इस वक्त वहां पर मनाजर है, मैं देख भी रही हूँ, सुबह से फॉलो भी कर रही हूँ, और बताया ये जा रहा है कि वहां पर जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं उनको बाकायदा तौर पर जिस तरह से ईरानी अवाम मिल रही है या एक शोक की कैफियत है वहां पर, लेकिन ईरानी अवाम ये बता रही है पाकिस्तानी जितने भी सहाफ़ी हैं उनको कि वो समझते हैं इस बात को कि सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। और फिर इसी किरदार को देखते हुए जिस तरह से हमारी पूरी की पूरी ऑलमोस्ट क़यादत वहाँ पर मौजूद, वज़ीर आज़म साहब भी, फील्ड मार्शल भी, दीगर आला सतह क़यादत भी, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया है। इसके अलावा भी फिर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 90 से ज़ायद ममालिक के वफूद हैं जिनकी शिरकत या होनी है या हो चुकी है। आपने क्या देखा सर? नहीं किरण, देखिए आपने अपने इब्तिदाइये में तो सारा बयान कर दिया कि स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कि हमारे फील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर, पूरी सियासी क़यादत, खुद यूसुफ रज़ा गिलानी और फैसल कुंडी साहब कल मेरे साथ जहाज में ही थे जब यहाँ पे मैं तेहरान में लैंड किया हूँ। तो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज 1947 से जो एक ब्रदरली एक रिलेशनशिप है ईरान का। ईरान द फर्स्ट कंट्री जिसने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को आफ्टर इट्स क्रिएशन इन 1947, और फिर जिस तरह एक साल के अंदर 2 दफा जंग के दौरान हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने जिस तरह साथ दिया है, और जिस तरह जनरल नासिम मुनीर साहब ने एक आर्किटेक्ट के तौर पे इमर्ज हुए हैं कि जिन्होंने ब्रोकर की डील खुद इस जंग के दौरान 2 दफा दौरा किया जहां पे स्टॉल लग रही थी कि कहीं स्टेलमेट तो नहीं आ गया। उस दौरान फिर उन्होंने रिज्यूम किए टॉक्स। तो एक बहुत बड़ा किरदार ब्रिज का। और आज मैं आपको वो मनाज़िर बताता हूँ, तजिया रहने देते हैं, जो मैं पूरे शहर का एक दौरा किया मैंने 2, 2.5, 3 घंटे के लगभग, और अप स्केल एरियाज में गया, और जो लोग हैं ग्रुप्स के अंदर वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, कस्बों से, देहातों से, शहरों से वो अब आना शुरू हो गए हैं। ज़्यादातर सियाह लिबास में मलबूस हैं, और हज़ारों की तादाद में पोस्टर्स, बैनर्स और सेइंग्स जो आयतुल्लाह खमेनी साहब शहीद की वो वहाँ पर आवेजा हैं। और जगह जगह पे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे पासदारान के हैं लोग। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट है, जिस तरह आप अभी बात कर रही थी सिक्योरिटी कंसर्न्स की। मैं खुद मुसल्ला इमाम खमैनी जहाँ पे जसद खाकी है इस वक्त, जसद खाकी मौजूद है इमाम आयतुल्लाह अली खमेनी साहब का, वहाँ पे मैं करीब से गुजरा हूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी। और जो एक ग्रैंड फेयरवेल देने का जो है इस पूरी कौम का, मैंने और लीडरान के इतने नहीं देखे। हाँ, शहीदों के जो IRGC के लीडरान हैं, सियासी क़यादत है, लारजानी साहब शहीद की तस्वीरें देखी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आयतुल्लाह खमेनी जिन्होंने 36 साल तक जो एक मुश्किल हालात के अंदर ईरानी कौम को और ईरान की जो एक बहुत ही मुश्किल हालात थे उसके अंदर जिस तरह गाइड किया है, वही एक ग्रैंड फेयरवेल देना चाह रहे हैं। और दूसरा एक आम तासुर मगरबी मुल्कों के अंदर है कि जी यहाँ पे कोई खवातीन जो है सारी हिजाब के अंदर है। ऐसा भी नहीं देखा मैंने। लड़कियां नॉर्मल जीन्स टी शर्ट्स के अंदर भी देखा, और लड़कों के साथ खड़ी हुई हैं ग्रुप्स के अंदर, अप स्केल एरियाज के अंदर, चौराहों के ऊपर मोटरसाइकिलें चला रही हैं। तो वो, और दूसरा एक दीवारों पर मैंने ग्रेफिटी देखी कि अभी तक अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं पर्शियन के अंदर, और फिर साथ में कि हमारे रहबर, जी बिल्कुल, और साथ में जो है वो कि जो दुश्मन मुल्क है अमेरिका, उसने हमारे रहबर को शहीद किया। तो कल 4 और 5 तारीख को और भी बड़ी अहम सिचुएशन जो आपने
जिस तरफ आपने इशारा किया कि एक सिलसिला चल रहा है सियासी चैलेंजेस, समाजी चैलेंजेस, और इस वक्त जब आखिरी रसूमात हो रही हैं शहीद सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई की, तो उस वक्त भी ये समाजी और सियासी चैलेंजेस तो मौजूद हैं ईरान में। अब इसके साथ साथ एक मजहबी पहलू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फरमाइएगा कि आप वहां पर ये सारा सिचुएशन, इस वक्त सारे मनाजर को देख रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, क्या ये मौका सर इक़्तिदार की मुंतकली और ईरान में अली खामनाई की शहादत के बाद जो सियासी निज़ाम का इस्तेहकाम है उसके लिए भी ये एक अहम किरदार हो सकता है? और क्या इसको कंसीडर किया जा सकता है मुश्तबा अली खामनाई की बैत को लेकर? मुझे ऐसा ही लगता है कि मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं, उनका जो किरदार है, उनकी जो कुर्बानियां हैं, कि उनकी अहलिया, उनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनकी वालदा शहीद कर दी गई, और फिर जिस तरह इन्होंने इस तरह अमन मुआहिदे के दौरान और जिस तरह जंग के दौरान जो हिदायत देखे, जो लीडरशिप देखे, जो किरदार अदा किया है, तो उनका एक किरदार एक ऑलरेडी एक सुप्रीम लीडर के तौर पर रह रहा है। हो सकता है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई साहब हयात होते और उस वक्त कोई और सूरत हाल होती, जंग की नहीं होती और इन कुर्बानियों का सिलसिला नहीं होता, तो शायद मुश्तबा खामनाई साहब सुप्रीम लीडर नहीं मुंतखब होते। लेकिन इस वक्त, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये अमन मुआहिदा, जो इंटरिम अमन मुआहिदा है, एक फ्रेजाइल है और बहुत बदएतमादी की भी फिजा मैंने देखी है लोगों को, कि वो इस अमन मुआहिदे के हिसाब से अब मुआहिदे के नुकात के हिसाब से तो बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं कि बहुत गेन है ईरान का, लेकिन साथ साथ में वो उनको अमेरिका और इजराइल पर एतमाद नहीं है, और बदएतमादी की बहुत लंबी तारीख है जो हमारे नाज़रीन को, आपको भी पता है। तो मुश्तबा खामनाई साहब, मुझे लगता है कि अगर ये मामलात आगे इसी तरह मरहलावार आगे अगर हल हुए, तो फिर मुझे लगता है कि एक नई ईरान की बुनियाद होगी। और मुश्तबा खामनाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि गालिबन, जिसकी आप भी निशानदेही कर रही थी, अंदिया दे रही थी, मुझे लगता है कि वो फ्यूनरल प्रोसेशंस को लीड करते हुए नजर आए और पहली दफा पब्लिक अपीयरेंस दें उन मिलियंस ऑफ ईरानियंस जो इस वक्त ग्रैंड फेयरवेल के लिए। लेकिन तावक्त ये कि जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक ये क्लैरिटी इस वजह से भी नहीं आ रही है वैसा साहब कि सिक्योरिटी कंसर्न और रीजंस मौजूद हैं वहां पर। और अभी थोड़ी देर पहले हमने IRGC के हवाले से भी तस्करा किया कि जिन्होंने अभी कुछ ही लम्हात पहले ये स्टेटमेंट भी दिया है कि किसी भी किस्म की अगर कोई कार्रवाई करने की, कोई हमला करने की कोशिश की गई तो जवाब बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा। और राशिद नकवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ उवैस तौहीद साहब, आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब हमारे सामने एक FIR आती है और उस FIR में लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 ख़वातीन, इनको बाजियाब करवाया जाता है। 4 मुल्जिमान इसमें गिरफ्तार किए जाते हैं। अब जो पुलिस इस पे स्टेटमेंट अपना दे रही है वो ये बता रही है कि जो सारा का सारा मामला है ये क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी से शुरू हुआ है। डिफेंस SHO के खिलाफ मुकदमे का ताल्लुक भी ख़वातीन अगवा केस से है। कई सारी चीज़ें इस सारे मामले में आ रही हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं। फिर एक अहम सियासी शख्सियत के साथ भी मुल्जिमान का ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तो इन तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए हमारे रिपोर्टर हैं फहद भट्टी, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप टाइम को देखते हैं और ये जो इस वक्त हमारे सामने FIR आई है, इस FIR में तो जो बड़ी खौफनाक चीज़ें इस FIR के अंदर मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है मुल्जिमान को। मजीद कुछ चीज़ें पता चल सकी हैं? क्या हुआ, कब का ये वाक़या है? ख़वातीन ने क्योंकि रेप का इल्ज़ाम लगाया है, तो क्या मेडिकल रिपोर्ट आई है सामने? इस इल्ज़ाम की तस्दीक हो सकी है? ख़वातीन का मेडिकल वगैरह करवाया गया? जी बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये मामला शुरू हुआ था 2025 में। इन लड़कियों की मुलाकात हुई थी रज़ा नामी एक शख्स के साथ जो FIR में भी मेंशन है। सिंगापुर में इनकी जो है वो मुलाकात हुई और उसके बाद रज़ा ने इन दोनों लड़कियों को पाकिस्तान आने की दावत दी और इनका वीज़ा का सारा प्रोसेस करवाया और 29 जून को ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान आ गई। 29 जून को इनको जैसे ही एयरपोर्ट से रज़ा ने रिसीव किया तो उसके बाद रज़ा इनको मरी जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे घुमाने के लिए ले गया और उसके बाद अगले रोज़ इनको लाहौर लेकर आया अपने घर में। तब तक लड़कियों को शक हो चुका था कि ये बंदा जो हमारा दोस्त कहता है ख़ुद को, ये हमारे साथ कुछ बेहतर सलूक नहीं कर रहा।
तो उन्होंने अपनी गाड़ी की एक तस्वीर अपने वालिद को भेज दी, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने, कि हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा अगर हो तो फौरी अपनी गाड़ी की तस्वीर, या ये जिस गाड़ी में हमें रिसीव किया जा रहा है, ये गाड़ी की तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। तो जैसे ही उनको घर में वो लेकर गया रज़ा, तो उन लड़कियों में से एक लड़की ने अपने वालिद को बता दिया कि वी आर किडनैप। उसके बाद लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर रेप हुआ। 5 मुलज़िमान ने मुबैना तौर पर लड़कियों के साथ रेप किया और 15 पे कॉल मौसूल हुई दोनों लड़कियों में से एक लड़की के वालिद की सेफ सिटी को। तो सेफ सिटी को जब कॉल रिसीव हुई तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर कॉल ट्रेस की, मोबाइल नंबर यानी 2025 के मामले की एफआईआर 2026 में जाके दर्ज हुई है फहद, या 2025 से मामला शुरू हुआ था? ऐसा नहीं है, 2025 में किरण, 2025 में इन दोनों लड़कियों की मुलाकात हुई थी रज़ा से, वहां से दोस्ती इनकी शुरू हुई और उसके बाद 2026 29 जून को ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान आई। 29 जून को ये पाकिस्तान आई है। मजीद भी डिटेल्स मैं आपसे लेती हूँ फहद, मुझे एक ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक के बाद जब ऐसी तलात भी आ रही थी कि दोनों ख्वातीन गैर मुल्की मेहमान इन्होंने आज वापस चले जाना था, तो क्या इस वक्त वो पाकिस्तान में है या चली गई हैं? फहद जानती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। एक एफआईआर दर्ज हुई है, उस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर बात हो रही है। फहद भट्टी समा के नुमाइंदे हैं, वो साथ मौजूद हैं। फहद, एक तो आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ये जो ख्वातीन जब पाकिस्तान पहुंची उसके बाद उनको लगा कि जो मुलजिम है रज़ा वो काबिल भरोसा नहीं है, तो उन्होंने अपने वालिद को जो है वो तस्वीर भेज दी गाड़ी की। यानी वो उस वक्त से ही डाउटफुल हो चुकी थी मुलजिम के ऊपर। बिल्कुल उसी वक्त उनको डाउट हो गया था रज़ा पे कि ये शख्स काबिले भरोसा नहीं है, तो उन्होंने अपने वालिद को, उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने अपने वालिद को पहले गाड़ी की तस्वीर भेजी और जब वो रज़ा उनको अपने घर में लेकर आया, लाहौर का एक इलाका है डिफेंस, वहाँ पर जब उनको लेकर आया तो उन दोनों लड़कियों ने में से एक लड़की ने अपने वालिद को एक मैसेज किया कि वी आर किडनैप। फिर उस शख्स ने, जो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के वालिद हैं, उन्होंने सेफ सिटी से रब्ता किया 15 पे और सेफ सिटी को इतला दी कि मेरी जो बच्ची है, मेरी बेटी जो है वो अपनी दोस्त के साथ इस वक्त पाकिस्तान में है और उसने मुझे ये मैसेज किया है, तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो फौरी तौर पे पुलिस ने इस पे कार्रवाई की और 2 से 3 घंटे के अंदर दोनों लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए। आज वापस चली जाना था इन दोनों ख्वातीन ने, ये भी पाकिस्तान में ही है, चली गई हैं? इन दोनों गैर मुल्की ख़वातीन की मेडिकल करवाने के बाद इनको वापस भेज दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है, मगर अभी तक वो मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। मुबैना तौर पर 5 मुलज़िमान का जिक्र किया गया है इस एफआईआर में कि इन 5 मुलज़िमान ने मुबैना तौर पर इन दोनों गैर मुल्की ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर रेप किया है, जिसमें से पुलिस ने 4 मुलज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। एक मुलज़िम रज़ा, जिसका ताल्लुक किसी सियासी शख्सियत से मुबैना तौर पर बताया जा रहा है, मगर अभी तक इसके ऊपर किसी भी किस्म का पुलिस की जानिब से या किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इन 4 मुलज़िमान का ले लिया गया है और इस वक्त ये चारों मुलज़िमान पुलिस की कस्टडी में हैं। गिरफ्तार नहीं है? रज़ा डार बिल्कुल गिरफ्तार हैं, रज़ा डार बिल्कुल गिरफ्तार हैं। रज़ा डार समेत 3 लोग हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। टोटल 4 मुलज़िमान हैं। एफआईआर में 5 मुलज़िमान का जिक्र किया गया है। एक मुलज़िम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसके लिए पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। जो जिसको बॉस लिखा है एफआईआर में, वो बंदा कौन है? जिसको बॉस लिखा हुआ है एफआईआर में, उसका नाम पुलिस ज़राए की जानिब से सिकंदर बताया जा रहा है। सिकंदर अभी तक जो है वो सिकंदर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक और मुलजिम है जिसको अभी तक जो है वो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, क्योंकि चूँकि एफआईआर के अंदर टोटल 5 मुलजिमान हैं और इन 5 मुलजिमान में से 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी कहें कि ऐसी भी डिटेल्स आई हैं, ऐसा भी बताया गया फहद के इब्तिदा में तो एफआईआर ही नहीं हो रही थी, फिर बाद में बाकायदा इस पे सिफारती चैनल को इन्वॉल्व होना पड़ा, उन्होंने मुदाखलत की, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। इसी वजह से फिर जो मुताल्लिका एसएचओ है उसको भी मुअत्तल किया गया। ऐसा ही हुआ है?
जी देखिए, स्टार्टिंग में तो पुलिस की ये पहली कोशिश थी कि लड़कियों को बाजियाब करवाया जाए। लड़कियों को बाजियाब करवाया गया, उनके बयानात रिकॉर्ड किए गए और जब जो गैर मुल्की ख़वातीन हैं उनके जब वालिद ने जब पुलिस को कॉल की तो फिर जो यहाँ पर सफारत खाने हैं, एम्बेसीज़ हैं, उनकी जानिब से भी रब्ता किया गया पंजाब गवर्नमेंट के साथ, लाहौर पुलिस के साथ, और बाकायदा तौर पर ना सिर्फ रब्ता किया गया, FIR रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी कहा गया और फौरी तौर पर फिर पुलिस ने FIR दर्ज की और उसके बाद फिर जो है वो मज़ीद कानूनी कार्रवाई आगे की गई। लड़कियों का मेडिकल करवाया गया, उसके बाद जो है वो मुलज़मान को अदालत में पेश किया आपने गया। कहा कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म का कोई मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस पर सामने नहीं आ रहा, क्योंकि अब ये सारे मामले में हम देख रहे हैं गैर मुल्की सफारत खाना भी इन्वॉल्व है, अहम शख्सियात के करीबी रिश्तेदार जो है वो कहा जा रहा है। फिर इसके साथ साथ जो मुतासरा खातून है उनका 164 का बयान आया है, इसकी तफसीलात सामने आई हैं, उन्हें अदालत को क्या बताया है ख़वातीन की जानिब से? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ना कि 164 के बयान को मख्फी रखा जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? देखिए, 164 का बयान जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया जाता है, बाकायदा उसकी रिटन जो है वो बयानात लिखे भी जाते हैं, लेकिन अभी तक वो बयानात जो है वो सामने नहीं आए क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। गैर मुल्की ख़वातीन जो है वो इसके अंदर मुतासरीन हैं, 2 गैर मुल्की ख़वातीन, और उसके अलावा जो SHO की आपने बात की, SHO को भी इसमें मुअत्तल किया गया है। डिफेंस सी थाने के उस SHO ने अच्छा, एक और इसी से जुड़ा हुआ फाद एक और मामला भी है ना कि जिस मुल्जिमान को जिस अदालत में पेश किया गया उन मजिस्ट्रेट साहब के घर में भी मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से धावा बोला गया, ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश की गई, इस पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक है? बिल्कुल, इन दोनों केसेस का आपस में ताल्लुक है। जब इन दोनों लड़कियों को बाजियाब करवाया गया, उन्होंने अपना रिटन बयान रिकॉर्ड करवा दिया पुलिस को, तो उसके बाद पुलिस की जानिब से जो पहला अमल किया जाता है, जो कार्रवाई शुरू की जाती है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले ये होता है कि लड़कियों का जो मुतासरा लड़कियां हैं उनका मेडिकल करवाया जाए, और मेडिकल करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर लेना ज़रूरी होता है। रात लेट नाइट डिफेंस सी थाने के SHO मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे, उनसे ऑर्डर लेने के लिए, अहकामात लेने के लिए, उनके साइन लेने के लिए कि आप ये साइन कर दें कि हमने इन लड़कियों का मेडिकल करवाना है। तो वो सोए हुए थे मजिस्ट्रेट, जिसके जहां पर वो जो है वो तल्ख कलामी हुई मजिस्ट्रेट की और SHO की, और ज़बरदस्ती SHO जो है वो मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो मजिस्ट्रेट के घर घुसे, जिस पर मजिस्ट्रेट ने SHO के अगेंस्ट ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाया है बल्कि बाकायदा तौर पे एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है कि रात में इतना लेट नाइट वो उनके घर पर आए, ज़बरदस्ती अंदर घुसे और उनके साथ तलब कलामी की। मामला ये इंतहाई अहम है, लेकिन इसमें जो अहम शख्सियत के साथ जो है वो ताल्लुक, कोई अहम शख्सियत हो या आम शख्सियत हो, लेकिन किसी के भी जुर्म का जो है वो किसी और के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा जा सकता, तावक्त ये कि वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करे। बहुत शुक्रिया आपका फाद भट्टी, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहम शख्सियत शफी जान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगी। कश्मीर के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा है, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाकायदा बॉयकॉट कर दिया गया, आप लोगों ने ये क्लियर बता दिया, कल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई आप लोगों की तरफ से। 2 रोज़ पहले जो कोट लखपत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, जो कैद हैं, उनकी जानिब से ये आप लोगों से कहा गया था कि इस अमल का बॉयकॉट ना करें। इसके बाद भी ये फैसला हो गया, इसका एलामिया भी आ गया, फिर जो इसमें वजूहात सामने आई हैं, अगर वाकई ये तमाम वजूहात मौजूद है ऑन ग्राउंड, तो फिर पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने क्यों उम्मीदवारों की जो फाइनल लिस्ट है वो शेयर की थी, क्यों इस पर वो अपीलें सुन रहे थे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक कश्मीर के इलेक्शन की बात है तो तहरीक इंसाफ इस आपने देखा होगा कि बाइकआउट का ऐलान कर चुकी है। इसकी 2 मेन वजूहात है जी। पहली मेन वजह तो ये थी कि इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। हमें नहीं लगता कि इस सूरत हाल में वहाँ पे इलेक्शन ही कंडक्ट हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एक्शन कमेटी है वो जगह जगह इस वक्त बैठी हुई है। रावला कोर्ट की सूरत हाल भी आपके सामने होगी।
इसके साथ साथ तमाम तर इलाकों में इस ये वक्त आपकी राय है या ये आप पार्टी की पॉलिसी बता रहे हैं और पार्टी की राय बता रहे हैं कि आपको लगता है कि जनरल इलेक्शन जो वहां पर होना है कश्मीर में वो ही नहीं हो पाएगा? देखिए, ये और आल जो देखिए काफी दिनों से इस पे सोच विचार जारी थी। हमारी जो मरकजी लीडरशिप थी वो भी इस पे काम कर रही थी। फिर जो हमारी कश्मीर की सियासी लीडरशिप है उसको बुलाया गया, उनके साथ बैठा गया और ये फिर दोनों हमारी लीडरशिप और कश्मीर की जो हमारी सियासी लीडरशिप है मिलकर ये फैसला किया गया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट किया जाए। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, लेकिन पार्टी का फैसला है, उसके साथ स्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी इंतखाबी अमल हो वो मैदान खाली ना छोड़ा जाए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर की सूरत हाल है, क्योंकि कश्मीर में जो सूरत हाल है हमें नहीं लगता कि उस सूरत हाल में जो वोटर है वो आजादाना तौर पे अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेगा, क्योंकि वहां पे जगह जगह यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी है, एहतजाज भी शुरू हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, रियासत भी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। सर एक शफी जान साहब, एक बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को दरपेश आता है, जब भी वो जो आपका एक सोशल मीडिया की लीड है उसके खिलाफ अगर कोई बात की जाती है, कोई अगर हरकत की जाती है तो फिर आप तमाम लोगों को वो सोशल मीडिया का प्रेशर भुगतना पड़ता है। अब भी कल वजीर आला कल जो है वो एक तकरीब में शरीक हुए, उसके बाद उनके खिलाफ जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की बात उनके खिलाफ की जा रही है, कौन कर रहा है ये सब कुछ? देखिए, सोशल मीडिया हमारी ताकत है। सोशल मीडिया में नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। आज अगर तहरीक इंसाफ की ये तहरीक जिंदा है तो उसका क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। सर वो ताकत ही आपको गद्दार करार दे रही है। जी मुझे एक मिनट दीजिएगा। जिस तरीके से सुहेल अफरीदी साहब ने कल जो इस्लाहात की कॉन्फ्रेंस थी, जेल इस्लाहात में, उसमें शिरकत की और वहां पे इमरान खान साहब का मुकदमा रखा और अपने सूबे की नुमाइंदगी की और ये बताया गया कि हम अपने सूबे के जेलों में क्या कर रहे हैं, वो जितनी ही उसकी वो काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। क्योंकि अगर सुहेल अफरीदी साहब वहां पे ना जाते तो वहां पे इमरान खान साहब का मुकदमा कौन रखता? वहां पे पंजाब हुकूमत ने जिस झूठ का सहारा लेते हुए इस्लाहात का जिक्र किया, वो इस्लाहात तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। अगर वो इस्लाहात अगर हमें नजर आते तो फिर इसकी शुरुआत तो अडियाला से करना चाहिए था। और इसके साथ साथ किरण नाज साहिबा के इस वक्त हमारे 12 कैदी जो हैं वो पंजाब की मुख्तलिफ जेलों से रिहा हो चुके हैं और 12 के 12 जो है वो शहीद हो चुके हैं, क्योंकि अंदर उनको क्या दिया गया या उस पानी में क्या मिलावट थी या अंदर जेल की सूरत हाल ही ऐसी थी कि वहां पे एक आम आदमी का सर्वाइवल मुश्किल है। तो वो 12 नाम भी हमने मीडिया को दी हैं और 12 शहादतें जो हुई हैं, उसके बाद जेल इस्लाहात की पंजाब की बात करना मेरी समझ से ये आप और अडियाला की सूरत हाल, ये बहुत खौफनाक इल्जाम लगा रहे हैं। इसके लिए मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं कि इस तरह का कुछ जेल में हुआ कि जिसके बाद जब वो बाहर आए उसके बाद वो इंतकाल कर गए। तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह मौजूद हैं या ये आप एक तज्जिया अपना पेश करें कि वो जेल के बाद आ गए और इंतकाल कर गए? तज्जिया की बात ही नहीं है, तज्जिया की बात ही नहीं है किरण साहिबा। हमारे 12 लोग मुख्तलिफ जेलों में गए पंजाब के, वो 12 जब रिहा हुए अपने कैद काट के 12 के 12 शहीद हो गए। तो ऐसा क्या अंदर दिया गया? या फिर अंदर सहूलियात ही नहीं है कि उधर एक आम आदमी सर्वाइव ही नहीं कर सकता? कल मरियम साहिबा ने वहां पे खड़े होकर जिस इस्लाहात का जिक्र किया, वो एक चीज भी हमें अडियाला में नजर नहीं आती। 12 तो नहीं है सर, काफी बड़े बड़े नाम आपके जो है वो आए। अली मोहम्मद खान साहब भी थे, अली अमीन गंडापुर साहब भी थे, सैकड़ों लोग थे। लेकिन ये मैं आपको इसलिए दोबारा कह रही हूँ कि ये बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं कि 12 लोग आते हैं और इंतकाल कर जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो जेल की वजह से कोई ना कोई मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए इस बात को करने के लिए। सर आज पंजाब के असेंबली के फ्लोर पे ये बात रखी गई है, हमारे एमपीए ने नाम भी बताए हैं, हमारे एमपी ने उनके कैद के टाइम भी बताया है, किस किस जेल में रहा है पंजाब के वो भी बताया गया है। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, वो ऑन रिकॉर्ड चीज पड़ी हुई है। तो फिर आप एक ऐसे कॉन्फ्रेंस में खड़े होते हैं और वहां पे फिर आप अपने इस्लाहात का जिक्र करते हैं जो झूठ पे मबनी होता है। फिर इसके बरकस अफरीदी साहब ने जिस तरीके से इमरान खान साहब का इस तकरीब में सर चारों वज़राए आला ने स्पीच की, मेरी नजर से कुछ विजुअल्स भी गुजरे। अब हुआ ये कि जब मरियम साहिबा खिताब कर रही थी तो वो शायद वो जिस हम सोशल मीडिया आपकी ताकत की बात कर रहे हैं उसी ऑप्टिक्स के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंह मोड़े बैठे रहे, लेकिन वो एक जगह चूक कर गए कि जब तकरीर खत्म हुई तो तालियां भी बजा दी। सर नहीं, वो एक नेचुरल सी चीज है कि आप जिस भी तकरीब में मौजूद हो और वहां जो भी स्पीकर होता है वो जब अपनी स्पीच खत्म करता है वो आप सुनते हैं या नहीं सुनते, तो ये एक नेचुरल सी चीज है कि आप तालियां बजाते हैं। देखिए जब अफरीदी साहब स्पीच की तब भी सब तालियां बजा रहे थे। नहीं, लेकिन वो डेलिबरेटली क्या नहीं सुन रहे थे? वो चेहरा मोड़ कर बैठे हुए थे।
नहीं, देखिए अब उसकी बातों में किसको इंटरेस्ट होगा जो फॉर्म 47 की पैदावार हो, जो महर शराफत से हारी हो, जिसके फेडरल में 17 सीटें और पूरा पाकिस्तान उनको दे दिया जाए। फिर इसी तरह पंजाब में गवर्नमेंट तहरीक इंसाफ की थी और मरियम साहिबा को दे दिया गया, तो उसकी स्पीच में कौन इंटरेस्टेड होगा? फिर वो जो स्पीच कर रही थी वो भी सारा झूठ पे मबनी था। क्योंकि आप मुझे 2 मिनट देगी, मैं आपको अच्छा, मुझे आखिर में हालात बता देता हूँ। जी ठीक सर, हम काफी सारी बात कर चुके हैं। मुझे ये फरमाइए, इस हफ्ते बुशरा बीबी साहिबा की अहले खाना से मुलाकात हुई है, तो जेल से कोई पैगाम आया है? क्योंकि आपने 2 रोज पहले एक प्रोग्राम में जिक्र किया है कि आप लोग सलमान सफदर के जरिए इमरान खान को पैगाम पहुंचाते हैं। ये बात तो हम कई दफा कर चुके हैं। आफरीदी साहब ने खुद इस बात का तस्करा अपने प्रेस टॉक्स में भी किया है कि हमने कुछ मैसेजेस भिजवाए थे और उसके बदले में हमें कुछ मैसेजेस भी मिले हैं। और आपने देखा होगा कि ये कहते हैं कि खान साहब की मुलाकात इसलिए हम नहीं करवाते। कोई स्पेसिफिक मैसेज बता सकते हैं, क्या पैगाम मिला है आपको? नहीं, बुशरा बीबी की अभी जो मुलाकात हुई है अपनी फैमिली से, उसके बाद जो है वो अभी हमने उस पर कंप्लीटली बात करनी है, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमने तफसीलन उनसे बात भी करनी है और कुछ मैसेजेस जो हैं वो जरूर आए होंगे, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। ऑपरेशन मार्का हक में बदतरीन नाकामी के बाद भारत की अब कोशिश ये है कि पाकिस्तान में किसी तरह से आग लगाई जाए, बेअमनी कायम की जाए। पाकिस्तान के छोटे छोटे मसलों को अपने पेड मीडिया पर ज़रा बढ़ा चढ़ा कर आवाम को दिखाया जाए और आवाम को अपनी उसी तरफ उलझाए रखें। लेकिन भारत में खुद क्या चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना। मोदी के राज में हिंदुस्तान में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में क्या आई, अब बांग्लादेशी मुसलमान पनाह गुज़ीनों के लिए भी ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुविंदर अधिकारी ने ओहदा संभालने के तीसरे रोज़ ही 3D पॉलिसी का आगाज़ कर दिया है। ये पॉलिसी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, यानी पहले मुस्लिम पनाह गुज़ीनों की शनाख्त करना, फिर उनकी रजिस्ट्रेशन या इंदराज को ख़त्म करना और फिर उनको रात के अंधेरे में सरहद पार धकेल देना। इस 3D पॉलिसी के तहत तमाम 23 अजला के हुक्काम को ये हिदायत दी गई हैं कि वो अपने अपने इलाकों में होल्डिंग सेंटर्स कायम करें। बांग्लादेशी पनाह गुज़ीन जहाँ नज़र आएँ उन्हें फ़ौरी गिरफ्तार करें, उन्हें होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल करें। सूरत हाल का अंदाज़ा फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इस वक्त बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड सरहद पर स्पीकर्स के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि भारतीय फोर्सेस लोगों को ज़बरदस्ती सरहद पार न धकेलें। ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया डिप्टी डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने बीजेपी का घिनौना चेहरा सामने लाते हुए बताया है कि बीजेपी सरकार इस 3D पॉलिसी की आड़ में ज़्यादातर मुसलमान ख़ानदानों को गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश भेज रही है या फिर उन्हें सरहद पार पर बेसहारा छोड़ रही है। यानी मसला पनाह गुज़ीनों का नहीं है, बल्कि मसला मुसलमानों का है, मुसलमान पनाह गुज़ीनों का है। इस सूरत हाल का सामना करने वाले एक मुतासरा पनाह गुज़ीन ने फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू की और बताया कि उन्हें रात के अंधेरे में एक मदरसे से उठाकर ले गए, सरहद पर लेकर गए, वहाँ सारी लाइट्स बंद कर दी और फिर गेट खोलकर फायरिंग कर दी और कहा गया कि अब जाओ, अब डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बांग्लादेशी हो। वो डर गए इस सूरत हाल से, क्योंकि उनको अंधेरे में मालूम ही नहीं था कि जाना किस तरफ है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ारजा हुमायूं अकबर ने सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वो महज लोगों को ज़बरदस्ती सरहद पार नहीं धकेल सकते हैं। बांग्लादेश पहले ही म्यांमार से जान बचाकर आने वाले 10 लाख से ज़ायद रोहिंग्या महाजरीन की मेज़बानी कर रहा है और ऐसी सूरत हालात को मज़ीद ख़राब कर सकती है। मोदी के दौरे हुकूमत में हिंदुत्वा नज़रिए ने भारत के फेक सेकुलर चेहरे को मज़ीद बर्बाद और मस्क कर दिया है। भारत के मुसलमानों के लिए ज़िंदा रहने की पहली शर्त हिंदुत्वा सोच के सामने अपनी वफादारी का सबूत देना है। हालात ये हैं कि भारत की फ़ौज भी बीजेपी की मुतशद्दिद और मजहबी सियासत की नज़र हो चुकी है। दुनिया का अगला सबसे बड़ा कत्लेआम भारत में होने का ख़दशा है और कोई शक नहीं है इसमें कि इस कत्लेआम की शिद्दत गज़ा और फ़लस्तीन से भी बढ़कर होगी। अल्लाह ताला वहाँ पर मौजूद मुसलमानों की और दीगर माइनॉरिटी की हिफाजत फरमाए। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।